हमने हमारे पिछले लाइव शो में एक कंपनी की बात की थी, दैट वाज मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड, लोढ़ा। यस, 1200 रुपए के आसपास रोहित आपने इसके स्टॉक की प्राइस बताई थी जी। और आप इस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा आशान्वित हैं। जी जी जी। क्या कारण है इसका? लगभग अपने हाई से 30% गिर चुकी है और फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। प्रमोटर ने अपनी बिल्कुल स्टेक को बेचा नहीं है। 72% होल्ड करते हैं प्रमोटर, 24% होल्ड करते हैं FII और 3% होल्ड करते हैं DII। तो आप समझ लीजिए पब्लिक सिर्फ 1% से भी कम होल्ड करती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसके बारे में जो स्पेशल है, हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और एक एक चीज के बारे में आपको बता के समझेगा आपको कि क्यों स्पेशल है कंपनी। हम आज रूटीन से हटके आज हम सबसे पहले स्टॉक प्राइस से शुरू करते हैं, ठीक है, इफ यू अलाउ मी। जी जी जी। है तो व्हाट वाज द ऑल टाइम हाई? ऑल टाइम हाई 1650 का था। इट वाज इन जून 24, राइट। दोस्तों जून 2024 में इस कंपनी के स्टॉक प्राइस थे 1650 रुपए और आज ये लगभग 25 से 30% गिरकर 1217 रुपए है। आज 7 नवंबर 2024 है, लेकिन आज जब हम स्टॉक प्राइस के मूवमेंट की बात जब डिस्कशन कर रहे थे तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें सामने आई जो आज आपके सामने रखेंगे। जैसे व्हाट वाज द मंथली सपोर्ट इन अक्टूबर? मंथली सपोर्ट वाज 1045 रुपीज और एग्जैक्टली 1045 रुपीज का लो दिखाया हमको अक्टूबर में और वहां से हमको एक रिवर्सल जरूर दिखा। और आप इसमें डेली सपोर्ट जब मेरे से पूछेंगे तो डेली सपोर्ट इसका 1147 था, जो कि 5 नवंबर को हमको 1150 गया स्टॉक प्राइस, उससे नीचे नहीं गया और वहीं से हमको रिवर्सल दिख गया। जो आपने सपोर्ट बताया मंथली सपोर्ट जी और डेली सपोर्ट, आज की तारीख में, आज 7 तारीख है, 7 नवंबर है राइट। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और 2 दिन पहले आपने बताया कि 1147 इसका सपोर्ट लेवल था और 1150 पे आकर के वापस से ये रिवर्स हो गया। राइट। मैं यहाँ पर मेरे उन दर्शकों के लिए, मेरे उन व्यूअर्स के लिए ये जानना चाहता हूं आपसे कि सपोर्ट लेवल का मतलब क्या है? 1147 रुपए तक जाने नहीं दिया इनको बायर्स ने और अक्टूबर में जो मंथली सपोर्ट था 1040, वहां तक जाने नहीं दिया और 1045 रुपए और वहां से वापस गया ये स्टॉक। व्हाट डज इट मीन्स? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है एंड जो भी इस शेयर के बारे में जानता है और बायर्स जो हैं वो प्रॉपरली आप सपोर्ट तक के वेट करते हैं और सपोर्ट पे बाइंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि लॉन्ग रन में ये कंपनी जरूर काम करेगी। इसीलिए प्रॉपरली 1045 से वापस रिवर्सल दिखा या फिर 1150 से वापस हमको रिवर्सल दिखा इन शॉर्ट टर्म, मतलब डेली चार्ट्स में, और अभी चल रहा है 1217 रुपए। मेरे मन में यहां एक प्रश्न आया रोहित कि क्या टेक्निकल्स को समझने का, टेक्निकल्स को जानने का, उसकी ट्रेनिंग लेने का ये सबसे बड़ा फायदा है क्या? कि जिन लोगों को आज मान लीजिए देश में ऐसे 500, 1000, 2000 लोग जो हैं वो बहुत अच्छे, जिनके टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स की बहुत अच्छी स्टडी करते हैं, टेक्निकल्स की बहुत अच्छी स्टडी करते हैं और मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड लोढ़ा पर उनकी नजर है और वो देखते हैं कि अक्टूबर में व्हाट इज द सपोर्ट लेवल फॉर अक्टूबर? 1045 है, 1045 पे जैसे ही आया कोई 1047, कोई 1050, कोई 1052, यहां ऐसे लोग परचेसिंग करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिनकी पैनी नजर स्टॉक पे रहती है और टेक्निकल्स पे रहती है और वो देखते हैं कि सपोर्ट लेवल, उनको ये पता रहता है कि सपोर्ट लेवल क्या है और ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग शेयर है और वहां पर और वो लोग वेट करते हैं। इसी धैर्य की बात हमारे रोहित सर करते हैं। मैं वापस से उस पे आऊंगा। आप जो अपने संडे लाइव पे बहुत बात करते हैं कि धैर्य रखिए, इसको आप इसके स्टॉक प्राइस से, चूंकि हमने आज स्टॉक प्राइस से शुरू किया है जी। मैं चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, हमारे जो
YouTube पे हम जो वीडियोस डालते हैं उसी के लिए हम आज ये बना रहे हैं। तो मैंने आज से ये सोचा है कि इन वीडियोस की शूटिंग जब हम करते हैं वहां भी हम कुछ इस तरीके से इन वीडियोस की शूटिंग करें, मेरे कुछ इस तरीके के प्रश्न इनसे रहें जिससे कि आपको बातों ही बातों में सुनते ही सुनते कुछ कुछ सीखने को मिले। तो मैं आज इस स्टॉक प्राइस के मूवमेंट से ये जानना चाहता हूं रोहित आपसे कि आप धैर्य क्यों रखना चाहिए ये सिखाएं, और धैर्य कैसे रखना चाहिए उसके लिए आपको टेक्निकल सीखना क्यों जरूरी है ये आप अपनी टीचिंग्स में बताइए। फिर हम आगे बात करेंगे इसके प्रोजेक्ट्स की, इसके फाइनेंशियल्स की, इसकी बोरोइंग्स की, किस तरीके से बोरोइंग्स कम हुई है, किस तरीके से प्रॉफिट्स बढ़े हैं, कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, आने वाले 10 से 20 साल में ये कंपनी कहां जाएगी आपकी नजर में। आइए सबसे पहले बात करते हैं धैर्य, और धैर्य का क्या संबंध है टेक्निकल टीचिंग से। टेक्निकल अगर आपको अच्छे से आता है तो आप बेस्ट एंट्री पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं स्टॉक का। अगर आपको मालूम है कि स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो आप ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आप राइट एंट्री प्राइस ढूंढेंगे, मतलब आप राइट सपोर्ट ढूंढेंगे और आप राइट सपोर्ट पे ही एंटर करेंगे। ये आपने हमारे BASF के वीडियो में भी देखा होगा कि हमने 7100 पे एंट्री करवाई। क्यों? दैट वॉज द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर। वो 7100 आया, 7100 आते ही रिवर्सल दे दिया हमें और 8500 4 से 5 दिन में। तो यही एक करेक्ट सपोर्ट होता है। इसने भी 1045 का सपोर्ट लिया अक्टूबर में, और अक्टूबर से सपोर्ट लेके अभी चल रहा है 1200, मतलब 2200 रुपए का एक बढ़िया रैली हमको देखने को मिल गया। 2 दिन पहले तो 1285 तक पहुंच गया था ये शेयर, और बहुत बढ़िया रैली हमको मिल चुकी थी। तो दिस शोज अस कि अगर प्रॉपर सपोर्ट पे आप एंट्री लेते, राइट एंट्री पॉइंट थी इसकी 1045, वहां पे अगर हम एंट्री ले पाते तो वेल एंड गुड था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। इट्स 30% डाउन फ्रॉम इट्स हाई। यहाँ पे भी एंट्री लेंगे तो मुझे लगता है कि ये हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में। 2 साल के लिए होल्ड जरूर करना होगा। आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली रोहित कि जिन लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है उनके लिए ब्रेकआउट एक अच्छा पॉइंट होता है एंट्री के लिए, और जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना है उनके लिए सपोर्ट लेवल एक अच्छा पॉइंट होता है एंटर करने के लिए। मैं चाहता हूं कि इसको भी आप थोड़ा सा एलोबरेट करें कि क्यों और आपने मान लीजिए कि सपोर्ट लेवल पे एंट्री करने की बात कही और किसी ने वहां एंट्री की, लेकिन उसकी मेंटालिटी शॉर्ट टर्म की है। यहां पर साइकोलॉजी को इन्वॉल्व करना चाहता हूं, किस तरीके से यहां पर साइकोलॉजी होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में अगर वो एंट्री कर रहा है सपोर्ट लेवल पे तो कितने समय के लिए उसको धैर्य रखना चाहिए प्लीज। साइकोलॉजी इस तरीके से प्ले करेगी, आप एक अलग पोर्टफोलियो में लीजिए, उसको बार बार मत देखिए। अगर आपने सपोर्ट पे एंटर कर दिया है, फॉर एग्जांपल 1045 पे आप एंटर हो चुके होते, तो अभी 1250 रुपए का शेयर चल रहा है, बढ़िया आप उसको रख के रखिए 2 साल। आपको ये शेयर कहीं की कहीं जाते हुए दिखेगा, लेकिन अगर आप उसको रोज देखते रहेंगे तो आपकी मेंटालिटी शॉर्ट टर्म में बन जाएगी। अच्छा। और 1285 से आज 1217 आया है, उतने में आप घबरा जाते और आप शेयर को हटा देते। इसीलिए मेंटालिटी और साइकोलॉजी बहुत प्ले करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि सबको लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सबसे ईजी है, लेकिन इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन ओवरऑल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को आप ज्यादा मत देखिए। फंडामेंटल्स आपने एक बार चेक कर लिए, आप फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स तक के रुकिए, बार बार मत चेक कीजिए। न्यूज देखिए, कुछ आती है तो ठीक, अदरवाइज क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते जाइए और शेयर को होल्ड कीजिए आराम से। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ द बार बार देखना। बिल्कुल बिल्कुल। बार बार देखने की वजह से क्या होता है कि हमारी एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के बाद में जब हम बार बार देखते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेंटालिटी में चेंज हो जाती है। और आपने भी एक बात और कही कि आप कुछ इंफॉर्मेशंस देखिए। कल मैं कुछ आज सुबह यहां आने हम शाम को बैठने वाले थे 5 बजे, लेकिन अभी शाम का 7 बजा है जब हम ये शूट कर रहे हैं। लेकिन इस इन द मीन टाइम यहां आने के पहले पिछले 2 घंटे के बीच में मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली थी। क्या आपको इंफॉर्मेशन है कुछ एग्रीमेंट इसका हुआ? इसका जी हाँ, इसने एक्विजिशन किया है स्टेक इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडरीज फॉर ₹307 करोड़। मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडरीज मतलब जो आपके डेटा सेंटर और ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम में आएगी इन लोगों को,
और इसीलिए इन लोगों ने इसमें स्टेक खरीदा है सब्सिडरीज में, ताकि ये काम ये लोग बढ़ा सके, बिकॉज दिस इज एन इमर्जिंग सेक्टर। डेटा सेंटर का हम सबको पता है कि बहुत इमर्जिंग सेक्टर है और बहुत डिमांड बढ़ने वाली है 2030 तक के। और ई कॉमर्स अभी पूरा छा गया है विद इन 10 ईयर्स, इंडिया में भी और यूएस में भी और पूरे वर्ल्ड में अभी। तो ई कॉमर्स का डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है। और दूसरा, डेटा सेंटर इज अ वेरी इमर्जिंग सेक्टर। तो मुझे लगता है ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक स्टार्ट है इमर्ज होने के लिए। यहां पर मैं थोड़ा सा मैक्रोटेक से एक 2 मिनट के लिए हटूंगा, क्योंकि ये बात हमारी डेटा सेंटर पे आ गई है। डेटा सेंटर में आज से 15-20 दिन पहले जब आप बैठे थे तो आपने मुझे ये फोन करके कहा था कि नेटवर्क टेक्नोलॉजीज या फिर अनंतराज, इन दोनों में से कोई एक शेयर या दोनों भी थोड़े थोड़े आप लेकर के रखिए। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि क्यों, तो आपने मुझे ये डिटेल में बताया था डेटा सेंटर क्या होता है और ये दोनों कंपनियां इसमें काम कर रही हैं। और भारत में अभी ये 2 कंपनियां ही मुख्य हैं, डेटा सेंटर के क्षेत्र में और कंपनियां काम नहीं कर रही है। क्या ये एग्रीमेंट होने के बाद जब ये आने वाले 6-8 महीने में, साल भर में ये डेटा सेंटर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा जी, तो क्या नेटवर्क टेक्नोलॉजीज और अनंतराज ही इसमें आएंगे या ऐसी और दूसरी कंपनियां भी आ सकती हैं, क्योंकि ये इमर्जिंग सेक्टर है और ये जरूरत है भारत में डेटा सेंटर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोढ़ा सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर है इंडिया में, और इस सेक्टर में अगर लोढ़ा ने पैर रख दिया तो मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जाने वाले हैं। और डेफिनेटली अनंतराज और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर है, लेकिन अनंतराज के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन होगा। और मुझे लगता है कि ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस इमर्जिंग पार्ट इन फॉर मैक्रोटेक डेवलपमेंट। आपने ये क्यों कहा कि लोढ़ा ने अगर इसमें कदम रखा है तो ये बहुत बड़ा एक कदम है? जी हाँ, आप डीएलएफ के बाद डायरेक्ट मैक्रोटेक डेवलपर आता है सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में, और इनके पास लगभग लैंड रिजर्व्स अगर हम देख लेंगे तो 600 मिलियन का, केवल 600 मिलियन स्क्वायर फीट का लैंड रिजर्व्स है, जो कि लार्जेस्ट है पूरे रियल एस्टेट डेवलपर्स में। तो ये कौन से शहरों में होगा? बैतूल सरी के शहर में होगा तो कोई मतलब की बात नहीं है जी नहीं, मुंबई, पुणे एंड बैंगलोर मेट्रो सिटीज में है इनके पास 600 मिलियन स्क्वायर फीट्स। राइट। तो मुझे ये बताइए रोहित, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं भी सीए हूं। मान लीजिए 600 मिलियन स्क्वायर फीट में आने वाले 5 साल में इनके प्रोजेक्ट्स भी आ गए थोड़े बहुत, तो भी इनके पास तो जमीन के तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। राइट। उसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसका स्टॉक प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो कि इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी आने वाले 10 साल में? बिल्कुल। पहली बात तो जमीन के रेट तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, और ऐसी सिटीज में तो कुछ आसमान ही छू रहे हैं अभी। उसका स्टॉक प्राइस पे क्या टेक्निकली असर पड़ेगा? टेक्निकली बुक वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ने की वजह से जो इम्पैक्ट मार्केट वैल्यू पे पड़ेगा, डेफिनेटली बुक वैल्यू कम रहती है और मार्केट वैल्यू ज्यादा रहती है। और जब लैंड प्राइसेस बढ़ेंगे, लैंड के रेंटल प्राइसेस बढ़ेंगे, कंपनी अभी ऑलरेडी 1200 करोड़ की रेंटल इनकम कमाती है, केवल 1200 करोड़ रेंट से ही आता है कंपनी को। और ये कंपनी का मैनेजमेंट का फोकस है कि इसको 1500 करोड़ कर दे 2026 तक के, और कंटिन्यूसली कुछ नहीं, अगर बिजनेस नहीं भी चलता है तो 1500 करोड़ की रेंटल इनकम से ही कंपनी का सब कुछ चल जाएगा। मेरा प्रश्न अभी भी वही है कि जो मार्केट वैल्यू इसकी बढ़ रही है जी, क्या उसका जो स्टॉक प्राइस है राइट, उस पे कुछ फर्क पड़ेगा या रेशियो एनालिसिस पे कुछ इसके फर्क पड़ेंगे? जी डेफिनेटली स्टॉक प्राइस से ही हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। जब इसके रिजल्ट आएंगे अच्छे, जब इसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, जब रेंटल इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और इसके जब लैंड प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसके काम करने का जो चार्जेस हैं, और रियल एस्टेट कमर्शियल जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं ये लोग, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं, उसमें भी प्राइसेस बढ़ेंगे और इनका नेट प्रॉफिट जनरली बढ़ेगा, जिससे पी रेशो घटेगा और इनका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। हम पहले बात करेंगे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं। अभी आपने बताया कि ये एग्रीमेंट से बात निकली, 307 करोड़ का इनको एग्रीमेंट मिला है और डेटा सेंटर वगैरह बनाने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं बैन कैपिटल के साथ। राइट। क्या इसके अलावा अलग अलग सेगमेंट्स में भी ये लोग काम करते हैं क्या? उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इनका लगभग 60% रेवेन्यू वहां से आता है। अच्छा। और 40% लग्जरी और प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से आता है।
और अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस इन इंडिया, ये भी एक इनका पार्ट है। और लेटेस्ट जो आपको मैंने अभी न्यूज़ बताई, उसके अभी इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क भी ये लोग इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क और डेटा सेंटर्स, ये जो आने वाला युग है अगले 10 से 20 साल के अंदर, दोस्तों आने वाले 10 से 20 साल के अंदर जो सिनेरियो चेंज होने वाला है उसमें लोढ़ा ने कदम रख दिया है, मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड ने। आइए अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। रोहित, अभी हम जब इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो आपने बताया था कि 2011 में इसका प्रॉफिट था 264 करोड़ जी, और 2024 में ये हो गया 1500 करोड़ और 24-25 मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में जी, आपने ये बताया था कि 2000 करोड़ 1500 से सीधा 25% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। राइट। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। जी हाँ, 20% से 26% हो गया है और इस ईयर लगभग एक्सपेक्टेड है कि 27% हो जाए। यानी ये 25 से 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। राइट। क्या इसका कोई कारण आप देखते हैं, क्यों हुआ ऐसा? ऐसे मेट्रो सिटीज में अभी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत डिमांड बढ़ गई है और रेट्स बहुत हाइक हो गए हैं। पर स्क्वायर फीट रेट कुछ आसमान छू गए हैं मुंबई और बैंगलोर में, एंड इवन पुणे में भी हैव सीन कि बहुत रेट्स बढ़ गए हैं। और उसी वजह से आप जो कह रहे थे कि लैंड के रेट्स बढ़ने से इनको क्या फायदा होगा, तो इनको ये फायदा होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा इनका। कॉस्ट तो एक मकान बनाने की जो जितनी लागत है उतनी आएगी, लेकिन जो मकान बनाने के बाद जब ये बेचेंगे तो उसका पैसा इनको ज्यादा मिलेगा। तो आने वाले समय में जैसे 200 करोड़ से 2011 में आज ये 2000 करोड़ तक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में अगर ये लैंड के रेट बढ़ेंगे और अफोर्डेबल हाउसिंग या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और लग्जरी प्रोजेक्ट्स इनकी जमीनों पे जब आएंगे तो आज जितनी कीमत पर ये फ्लैट बेच रहे हैं या बंगलोज बेच रहे हैं उससे डेफिनेटली 50%, 40%, 60% अधिक कीमत पे ये लोग बेचेंगे। आज आप मुंबई में आप एक फ्लैट लेने जाएंगे 1 BHK, आपको 2 करोड़ से नीचे का फ्लैट नहीं मिलेगा एक अच्छे 1 BHK का। बिल्कुल। तो समझ लीजिए आपकी रेट्स कहां तक पहुंच गए हैं। लेकिन क्या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बोरोइंग्स कम होने का भी कोई कारण है? मैनेजमेंट का क्लियर फोकस है बोरोइंग कम करने के लिए और केवल अपने रिजर्व्स के थ्रू काम करने के लिए, क्योंकि इनका 25,000 करोड़ का बोरोइंग था 2019 में। अच्छा। जो कि 2024 में हो गया है लगभग 7,900 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 70% बोरोइंग कम हो गई है। 5 साल में 70% बोरोइंग्स खत्म कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 7,900 करोड़ भी 8,000 करोड़ लगभग जो है ये भी खत्म हो जाएगा अगले 2-3 साल में। जिस हिसाब से दोस्तों हम लोगों ने जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स पर अभी डिस्कशन किया और जो अभी स्टडी किया है उस हिसाब से आने वाले वर्ष 2026-27 तक हमारी नजर में ऐसा हमको लगता है कि ये 8,000 करोड़ जो आज इसकी बोरोइंग्स है ये लगभग खत्म हो जाएगी और बहुत कम रह जाएगी, अगर होगी भी तो। इसका सीधा सीधा फर्क ये पड़ेगा कि ब्याज की मार इस कंपनी पर नहीं के बराबर होगी, उससे इनके रिजर्व्स बहुत बढ़ेंगे। जब ये अपने रिजर्व से काम करेंगे, अपनी खुद की कैपिटल से काम करेंगे, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आज अगर 2,000 करोड़ रुपए जा रही है इस साल में, तो आने वाले 3 साल में ये डेफिनेटली 4 से 5,000 करोड़ तक हो सकती है, जो इसके शेयर प्राइसेस को मल्टी बैगर्स की ओर ले जा रहे हैं। क्या यही है? बिल्कुल। एक फाइनल नोट आपकी तरफ से। फाइनल नोट यही है कि एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है अभी, और 2 साल के लिए मुझे लगता है लेके इसे छोड़ देना चाहिए। एंड इवन आप अगर उससे ज़्यादा इसे होल्ड कर सके, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट क्वार्टर्स इट गिव्स। अभी रिसेंट क्वार्टर बहुत अच्छा आया है, सितंबर 2024 का प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% से बढ़ गई है, 203 करोड़ से 423 करोड़ की हो गई है सितंबर 23 से सितंबर 24 में। और मुझे लगता है कि गोइंग अहेड प्रॉफिट्स बढ़ने ही है, क्योंकि इसकी मेजर इनकम जो आप रेंटल इनकम मैंने आपको बताया वो कंटिन्यूसली बढ़ेगी और वो कम होगी नहीं। तो जैसे वो कम नहीं होगी तो इसके नेट प्रॉफिट्स भी कम नहीं होंगे, और इसीलिए मैं बेट ले रहा हूँ इसके लिए 2 साल के लिए। और मैं तो इसको 2 साल के बाद भी होल्ड करूंगा, बट एक जनरल लॉन्ग टर्म टाइम जो मैंने
आपको बताया वो 2 इयर्स है। 2 इयर्स में हमको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि जो बड़े पोर्टफोलियो वाले लोग हैं जिनका 50 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो है और उन्होंने कहा यार ठीक है ये 5 लाख मैं इधर से प्रॉफिट कमा करके लोड़ा में लगा देता हूं, उनके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं वो लोग। आप प्रॉफिट को चर्न करके आप इसको लॉन्ग टर्म में अगर रखते और हैं, वो पूरा स्टॉक लॉन्ग टर्म में नहीं रखना चाहते, उसमें से कुछ निकाल के वो अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए भी वो शॉर्ट टर्म गेम खेलना वो चाहते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमा के 30 40 50% कमा के वो जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए, बाकी अपनी कैपिटल को निकाल लीजिए। तो ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं डे टू डे। मतलब आपका कहना है कि किसी ने अगर 5 लाख रुपए, किसी का 50 लाख का पोर्टफोलियो है, उसने 5 लाख रुपए इधर लगाए और ये 5 लाख रुपए में से उसने अगले 6 महीने में या 9 महीने में उसने 5 लाख रुपए के 7 लाख बना लिए, तो 2 लाख का जो उसका स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दे, अपनी कैपिटल 5 लाख की बाहर राइट निकाले। राइट यही स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। तो विथ ऑल दिस important suggestions and teachings from the Rohit sir, I am thankful to Rohit and you also। लेकिन देखते रहिए स्टॉक्स विथ रोहित।